तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग गणित के अंदर प्रश्नावली 2.1 को शुरुआत करते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम नए सिलेबस पर नए शिक्षा नीति के अनुसार से हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 के अंदर में आपको इस तरह का सवाल दिखाई पड़ेगा, यानी कि देखिए ना इस तरह से आपको कहेगा, इसमें कहेगा शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इन सवालों को बनाने से पहले आपको कुछ बातों की जानकारी होना आवश्यक है। वो बात कुछ बेसिक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए y बराबर कहा देगा px, पहले समझिए। हालांकि ये चैप्टर काफ़ी आसान है, 2 सेकंड का खेला है, 2 सेकंड में आप आसानी से प्रश्नावली 2.1 को समाप्त कर लीजिएगा। लेकिन बात है कंसेप्ट की, तो उसको तो लेना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कंसेप्ट इज पावर। अब देखिए यहाँ पे y बराबर px, जैसा कि हम कल के क्लास में बहुपद की थ्योरी में जो बहुपद जो चैप्टर था, और इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इसके पीछे में बैकअप में चले थे और उन छोटी छोटी बातों को जानकारी लेने का प्रयास किए थे, जिससे हमारा ये बहुपद स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बने, अच्छा बने। तो उसके अंदर में हमने बहुपद के बारे में आपको पढ़ाए थे, बहुपद के बारे में जानकारी दी थी, बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इन सारी छोटी छोटी बातों पर हमने चर्चा किए थे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को भी देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा और उसको एक बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो आपको कहीं पर भी बहुपद चैप्टर में, इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे बहुपद को इंग्लिश में कहता है पॉलिनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहता है? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के इस शब्द के शुरुआत में क्या पकड़ाता है? शुरुआत में आता है p, इसलिए इसको कहते हैं p। और x का मतलब क्या हुआ? x में बहुपद, जो भी बहुपद आएगा उसका मतलब क्या हुआ? वो x में होगा। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? px में बहुपद का मतलब क्या हुआ? px में बहुपद का मतलब क्या हुआ? जो भी यहाँ बहुपद लिखा जाएगा वो x में होगा। देखो x का u प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। समझिए, पहले बहुपद को डिनोट करते हैं p से, और यहाँ पे x का मतलब क्या हुआ? x में बहुपद, जो भी बहुपद लिखा जाएगा वो x में होगा। अब भाई इसका मतलब क्या होगा? py का मतलब क्या हुआ? y में बहुपद, बहुपद तो है लेकिन किस चर में है? तो y में। बहुपद तो है लेकिन किस चर में? तो x में। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? y पर पावर 4 लीजिए प्लस 6y स्क्वायर ले लीजिए माइनस 3 ले लीजिए। इसके बाद देखिए y पर पावर 3 ले लीजिए माइनस 5y पर पावर 2 ले लीजिए, 6y स्क्वायर ले लीजिए माइनस 20 ले लीजिए। हमारे कहने का मतलब आप लोगों ने जानकारी समझ लिए होंगे। हमने क्या आपको यहाँ पर जानकारी दी है कि बहुपद को डिनोट करते हैं p से, और x में क्या, यहाँ का मतलब क्या होगा? चर जो है, बहुपद जो होगा वो x में। इसका मतलब क्या हुआ? बहुपद तो है लेकिन किस चर में? तो x में, तो x से वाला रहेगा। बहुपद तो है लेकिन किस में? तो y में। तो इस तरह का कंडीशन आ सकता है, और इस तरह का कंडीशन आपको समझना जरूरी है। ये सवाल आपको प्रश्नावली 2.1 में दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आसानी से आपको बन जाएगा 2 सेकंड में। देखिए ना इस तरह का बात आ जाएगा, कहेगा कि y बराबर px में, y बराबर px में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले इसका मतलब समझिए। x में बहुपद, इसका मतलब क्या? y बराबर px, मतलब इधर छोड़िए, इस तरह का आकृति दे देगा, इस तरह के यहाँ पे देखिए क्या निर्देशांक दे देगा, और इसमें पूछेगा इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। तो उस स्थिति में शून्यकों की संख्या बताने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, किसमें पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे। कहेगा कि y बराबर px में, y बराबर px का ध्यान रखते हुए निम्न निर्देशांक के अंदर में ये जो x अक्ष और y अक्ष है, इसके अंदर में आपको कहेगा कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ देखिए बहुपद देखेंगे x में है तो x अक्ष को देखेंगे कितना बार काटा है। अगर बहुपद देखेंगे y में है तो y अक्ष को देखेंगे कितना बार काटा गया है। बहुपद किस में है? तो x में है, तो x अक्ष को देखेंगे। तो यहाँ देखिए x अक्ष तो ये है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। क्यों? क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कितने बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बार काट रही है। अब मान के चलिए इसी तरह के यहाँ पर भी सोचिए, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 1 2 3। y बराबर px के लिए, y बराबर px के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 शून्यक हो जाएगा। यहाँ पे जवाब क्या देंगे? शून्यकों की संख्या 3 होगी। कारण में क्या लिखेंगे? क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बार काट रही है। ये जो है वक्र रेखा, ये जो वक्र देख रहे हो, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3। इस तरह से बात समझ गए। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को घुमाएगा किस रूप में? कहेगा कि x बराबर py के लिए, क्योंकि हम जानते हैं
अक्स तो वैसे 3 होती है, लेकिन आपको जनरली 10th के अंदर में पढ़ा जाएगा 2 गो अक्स, एक्स एक्स वाई अक्स। आप जब क्लास आपका वास्ट होगा 11th 12th में जाइएगा तो वहाँ पे जेड एक्स 3 अक्स होता है, लेकिन जनरली आपको 10th के अंदर में 2 अक्स पढ़ा जाएगा, एक्स एक्स और वाई अक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए ना, जिसके अंदर में रहेगा बहुपद किस में रहेगा उस अक्स को देखेंगे। आप देखिए पी वाई, वाई में बहुपद, अब वाई वाला अक्स को देखेंगे। इसी प्रश्न को 2 तरह से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन का देगा y बराबर पी एक्स के लिए, y बराबर पी एक्स के लिए निम्न निर्देशांकों के अंदर, निम्न निर्देशांक ज्यामिति के अंदर में इस तरह का देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर में आपको पढ़ाया जाएगा एक्स एक्स वाई एक्स, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगा और जानते भी हो। तो इस स्थिति में कहेगा कि इसके लिए शून्यकों की संख्या क्या होगी निम्न आकृति के अंदर में, इसके आधार पर, तो इसके आधार पर एक्स एक्स में देखेंगे, क्योंकि बहुपद किस में है, बहुपद जिसमें रहेगा। अब एक्स वाई के अंदर में रहेगा ही, क्योंकि हम सभी जानते हैं अक्ष में क्या रहता है, एक्स और वाई अक्ष रहता है। एक्स एक्स धरती के सापेक्ष लंबवत रेखा यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, वाई अक्ष, क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स। तो y बराबर पी एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स में बहुपद। तो एक्स में बहुपद इस तरह का कंडीशन आ जाएगा, तब कहेगा कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो उस स्थिति में एक्स एक्स को देखेंगे, एक्स एक्स को जितना बार काटा रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कारण लिखेंगे, अगर 5 बार काटा है तो इसके शून्यकों की संख्या 5 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को 5 बार काट रही है। उसी प्रकार यहाँ पे इस नियम के आधार पर, इस पैटर्न पर आधार पर अगर पूछेगा एक्स बराबर पी वाई के लिए निम्न निर्देशांक में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्या है, बहुपद की ज्यामितीय अर्थ है। बहुपद की ज्यामितीय अर्थ जो है, बहुपद के अंदर में ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या हुआ, बहुपद के अंदर में कितने शून्यक हो रहे हैं इसके बारे में जानकारी यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो एक्स बराबर पी वाई का मतलब वाई में बहुपद, अब वाई एक्स को देखना है। एक्स बराबर पी वाई के अनुसार से इसमें देखिए कि इसका कितना शून्यक होगा, तो इसका एक ही शून्यक होगा, क्योंकि ग्राफ वाई एक्स को सिर्फ एक ही बार काटा है। अब देखिए इसी अनुसार से, देखिए इसी अनुसार से इस आकृति के अंदर में, इस निर्देशांक के अंदर में कितना शून्यक होगा, 1, और यहाँ पे तो बात समझ गए होंगे। हम बताए ना, प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 या कोई भी चैप्टर जब आप बेसिक से पढ़िएगा तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ये काफ़ी आसान था, 2 मिनट का सवाल है। अब आइए कुछ और क्वेश्चन पर चर्चा करना पड़ेगा ना, 1-2 क्वेश्चन हम और पूछ लेते हैं, तो इसलिए धैर्य रख के पढ़ना पड़ेगा। प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गया, यही था। अब इसी टाइप पे मान के चलिए एक और दे देते हैं। ना अब इस तरह का बात आ सकता है, अब इस तरह की बात आ सकता है। उस स्थिति में देखिए मान के चलिए इसी आधार पर y बराबर पी एक्स के लिए निम्न निर्देशांकों के अंदर शून्यकों की संख्या कहेगा ज्ञात करने के लिए। इसी तरह का फिगर है, इसी तरह का निर्देशांक है आपके चैप्टर के अंदर में। आप लोग चैप्टर को सॉल्यूशन कर लीजिएगा, नहीं तो कितना विद्यार्थी रहते रहता है क्या, जो चैप्टर के अंदर में जो भी सवाल है वो बता दीजिए। अरे वो भी बता सकते हैं, लेकिन अब हम ही सब चैप्टर का सवाल बता देंगे तो उसी दिन में आप प्रैक्टिस क्या कीजिएगा। हम यहाँ पे हम बात बता रहे हैं ना, जिस अनुसार से हम यहाँ पे बता देंगे उसी अनुसार से आपके चैप्टर में सभी सवाल को बन जाएगा। अगर यहाँ पे आप समझ रहे हैं किसी भी बात को तो आपको चैप्टर में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा, नहीं तो ऐसे में क्या होगा, आपको प्रैक्टिस में थोड़ा दिक्कत आएगी। जहाँ पर प्रैक्टिस कम होगा वहाँ पर सीखेगा लोग कम, आप सीख नहीं पाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। यहाँ पे हम आपको पढ़ा दिया है ना, उसी के अनुसार से आपको 100% वहाँ पे बन जाएगा, बल्कि आसानी से बनेगा, बेहतर तरीक़ा से बनेगा। देखिए तो y बराबर पी एक्स के लिए, तो y बराबर पी एक्स के लिए कहेगा निम्न निर्देशांकों के अंदर में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो x में बहुपद देखेंगे, आप देखो ना x में बहुपद ना है, तो एक्स एक्स को देखेंगे कितना बार काटा गया है। अगर y रहता तो y एक्स को देखे रहते कितना काटा गया है। इसका मतलब, इसका मीनिंग यही है, पी एक्स का मतलब एक्स एक्स को देखेंगे कितना बार काटा गया है, और एक्स एक्स को देखेंगे जितना बार काटा गया है वही उसका हो जाएगा शून्यकों की संख्या। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, इसमें शून्यकों की संख्या 6 हो जाएगी। क्यों, कारण लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को 6 बार काटती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ग्राफ एक्स नहीं 0 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे तो ग्राफ को जो है एक्स एक्स को 1 बार काटा है ना, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए इस अनुसार से यहाँ पर जो रहेगा उसी एक्स को देखेंगे, उसी एक्स को देखने के बाद देखेंगे कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1 बार काटा है, तो इसका शून्यक 1, इसका भी शून्यक। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। अब मान के चलिए x बराबर पी वाई के लिए कहेगा, x बराबर पी वाई के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब y में देखेंगे y एक्स को कितना बार काटा गया है। अब देखिए इसमें
वाई एक्स को एक बार काटा गया है, तो एक्स बराबर पी वाई की दृष्टि से इसके अनुसार से शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, इस आकृति के अंदर एक हो जाएगा। इसके लिए देखिए इसमें भी एक होगा, क्योंकि एक्स को वाई एक्स को सॉरी एक्स के बारे में थोड़ी अब यहाँ पर जानकारी लेना है, यहाँ पर तो वाई एक्स है, वाई एक्स को एक बार काटा गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ बहुत कर सकते हैं, तो इस तरह से दे सकते हैं वाई वाई डैश ये दीजिए, ये आपकी सुरक्षा के ऊपर आपके ऊपर हम छोड़ दिए हैं। आप देखिए यहाँ पे x बराबर पी वाई के लिए, तो x बराबर पी वाई के लिए देखिए यहाँ पे कितना शून्य हो जाएगा, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे जो है क्रॉस कर दिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो समझे x बराबर पी वाई के लिए, ये तो y एक्स था ना, x बराबर पी वाई के लिए, पी वाई के लिए मतलब क्या हुआ, y एक्स को देखेंगे कितना बार काटा गया है, x के लिए x को देखेंगे कितना बार काटा गया है। p का मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद, पॉलिनोमियल में p पहले आता है ना, इसलिए p से डिनोट किए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस चैप्टर को एक बेहतरीन तरीका से सीख लिए होंगे। चलिए लिखिए, इसको डिनोट कीजिए। तो क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछा जाएगा, y बराबर पी एक्स के लिए, y बराबर पी एक्स के लिए शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करिए ना। तो y बराबर पी एक्स के लिए शून्य ज्ञात करिए। पी एक्स का मतलब जो भी बहुपद रहेगा वो एक्स में रहेगा, पी जेड का मतलब जो भी बहुपद रहेगा चर में जेड में रहेगा, और पी सी का मतलब जो भी बहुपद रहेगा वो चर के रूप में सी ए के रूप में रहेगा। इसका मतलब आप लोग जान लिए। इसका जवाब दीजिएगा पहले नंबर आकृति का, यहाँ पे लिखेंगे शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या 6 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को 6 बार काटती है या प्रतिच्छेद करती है ना। ये y बराबर पी एक्स की दृष्टि से हुआ, y बराबर पी एक्स के अनुसार से लिखिए। छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं बातों को सीखते हुए आगे बढ़ना। नया सिलेबस है और नया सिलेबस में आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदाकारी रहेगा, क्योंकि सिलेबस को शॉर्ट कर दिया है। जो भी बेफालतू का क्वेश्चन था उसको निकाल बाहर फेंका है। रचना की कहीं आवश्यकता नहीं देख रहे थे तो रचना को बाहर ही कर दिया, एक चैप्टर पूरे डिलीटे कर दिया है। इसके बाद जो भी चैप्टर बचा हुआ था उसमें भी क्या किया है, 2-2 चैप्टर, एक चैप्टर को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। काटती है या प्रतिच्छेद करती है जो लिखिए, क्योंकि ग्राफ एक्सिस को 6 बार प्रतिच्छेद करती है, जो लिखना है। उस दिन हम बताए थे किसके बारे में, वैद्युत अपघटन के बारे में ना। तो आज हम वैद्युत अपघटन के बारे में थोड़ा समझा देते हैं और फिर लिखा भी देंगे। किसी विद्युत अपघट का विद्युत धारा जब उसके अंदर में प्रवाहित करते हैं तो अपने घटकों में क्या होता है, टूट जाता है, अपने आयनों में क्या होता है, टूट जाता है। यही प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। वैद्युत अपघटन का मतलब क्या, अपघटन का मतलब हुआ टूटना, अपने अवयवों में, अपने घटकों में टूटना। किसके सहायता से, तो वैद्युत की सहायता से। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इसके बारे में हम तो क्लोर क्षार प्रक्रिया पढ़ाए हैं, वहाँ पे आप देख लीजिएगा क्लोर क्षार प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, GKS स्टडी सेंटर, तो आपको दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर भी पढ़ा देते हैं। सोडियम क्लोराइड में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उससे होकर क्रॉस कराएंगे तो सोडियम जो है अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा, सोडियम प्लस क्लोरीन आयन में। सोडियम धातु है तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन अधातु है तो नेगेटिव चार्ज ना। वैद्युत अपघट का मतलब देखो कुछ समझ लो, तब तक ये बच्चा सब लिख रहा है, कुछ समझ लो। वैद्युत अपघट का मतलब क्या हुआ, ये द्रव होता है, वो द्रव किसी चीज़ का हो सकता है, चाहे लवण का हो सकता है, चाहे अम्ल का हो सकता है, चाहे क्षार का हो सकता है। बोलिएगा सर यही तीनों क्यों हो सकता है, क्योंकि इन तीनों के अंदर में आयन की उपस्थित रहती है। वैसे द्रव जो अपने से होकर आयन का प्रवाह होने देता है, जिसके अंदर में आयन का प्रवाह संभव है, उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया, सोडियम क्लोराइड का विलयन हो गया, ये सब क्या है, वैद्युत अपघट्य है। और
इसी से होकर जब हम लोग करंट को गुजारेंगे, जैसे जल हो गया, जल से होकर करंट गुजरता है ना, तो वैसे द्रव जिससे होकर आयनों का प्रवाह संभव है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अपघट्य। इसके बारे में हम लिखा भी देंगे। जो भी हम सीखे हुए हैं, जितने टाइप का परिभाषा हो सकता है, एक ही परिभाषा को कई रूपों में हम समझाते रहते हैं ना, जो भी समझाते हुए रहते हैं सभी डेफिनेशन को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। इसलिए वीडियो देखिएगा तो यहाँ से हमको लग रहा है 10-20 गुना वैद्युत अपघटन का परिभाषा। वैद्युत अपघट्य का मतलब समझा? वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है, जिससे होकर आयनों का प्रवाह। वैसे ये मैथमेटिक्स का वीडियो है, लेकिन हम फिर भी हम कुछ बात को हम समझा रहे हैं, समझिए ना। लिख लिए क्या? वैसे द्रव वैद्युत अपघट्य का मतलब चाहे वो विलयन हो सकता है अम्ल का, चाहे क्षार का हो सकता है, चाहे लवण का हो सकता है। एक द्रव है जिनसे होकर आयनों का प्रवाह संभव है। और वैद्युत अपघट्य समझ गया। ऐसे वैद्युत अपघट्य से होकर जब करंट को पास किया जाता है तो ये जो मान के चलिए कॉपर सल्फेट का विलयन है तो कॉपर और सल्फेट में अलग हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का विलयन है तो सोडियम और क्लोरीन में विभक्त हो जाएगा। जल है तो H और यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाएगा। वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन का मतलब टूटना, तो विद्युत धारा की सहायता से किसी पदार्थ का टूटना है। तो जल है तो जल का वैद्युत अपघटन, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन। यहाँ से क्वेश्चन रहता है ना। और हम जानते हैं इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, बैटरी के अंदर में जो देखते हो 2 खुट्टा, एगो पॉजिटिव रहता है, एगो नेगेटिव रहता है ना। तो पॉजिटिव वाला को क्या कहते हैं, एनोड, और नेगेटिव वाला को कैथोड। तो यही बात है वैद्युत अपघटन के दौरान इसी तरह की प्रक्रिया होती है। हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत अपघटन के बारे में। फिलहाल अभी कुछ तो समझ लिए होंगे। वैद्युत अपघट्य का मतलब जीवच है, जीवच। वैद्युत अपघट्य का मतलब, वैद्युत अपघट्य का विलयन कैसा हो सकता है, चाहे अम्ल का हो सकता है, चाहे क्षार का हो सकता है, चाहे अम्ल, क्षार, लवण का भी हो सकता है। क्यों भाई इसी सब का हो सकता है? क्योंकि इन समूहों के अंदर में आयनों का प्रवाह संभव है। क्योंकि आयनों का प्रवाह संभव है तब न उससे करंट गुजारेंगे, तब न अपने घटकों में विभक्त होगा। घटकों में विभक्त होने का मतलब क्या हुआ, इसे होकर जब करंट गुजारेंगे Cu, तो ये H2 प्लस O2 में जल से होकर करंट को गुजारेंगे तो ये जल जो है करंट की उपस्थिति में टूट रहा है अपने अवयवी भागों में। तो इसका मतलब जल का वैद्युत अपघटन पढ़ाएंगे। अभी मैथ का वीडियो है, मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ को पढ़ाएंगे। चलिए अब जो कल जो वीडियो हम कल जो बहुपद चैप्टर को स्टार्ट किए थे, उसके अंदर कुछ और बेसिक बातों को बताना होगा जो हमने, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था और क्लास का टाइम भी हो गया था, जिसकी वजह से हमने वहाँ पे वीडियो को पॉज कर दिए थे, पॉज मतलब कि बंद कर दिए थे। अब उसको पूरा करते हैं ना, क्योंकि सारे बातों को जानना जरूरी है। चलिए जैसे कि मान के चलिए हम क्या बताए थे, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप, और इसके बाद क्या बताए थे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद या त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप के बारे में चर्चा किए थे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन घुमाएगा किस तरह से आपको एग्जाम में। वैसे हम ये भी जानकारी दिए हैं, जैसे वास्तविक संख्या पढ़ा दिए, और वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी चाहे ऑब्जेक्टिव है, चाहे कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है, आप उसको किस दिन बताएंगे, संडे के दिन। लेकिन इस संडे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा एग्जाम हो जाएगा ना। तो इस संडे को छोड़िए, अगले संडे आएगा तो उस स्थिति में वास्तविक संख्या अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से खत्म हो गया है ना। इस बार कुछ और तरीका से पढ़ाया होगा ना, मतलब कि अब लाइफ में जो है ना, अब ऐसा पढ़ाई करबे नहीं करेंगे कभी ज़िंदगी में। अगर इस बार बच्चा टॉपर नहीं निकला, इस बार बच्चा अच्छा नहीं हुआ, तुम देखते जाओ ना, अभी तो एग्जाम का प्रेशर है और उसके साथ ही साथ क्वेश्चन और बनाना पड़ता है ना। मतलब कि जितना क्षमता रहेगा ना उतना क्षमता का इस्तेमाल करेंगे। अंतिम युद्ध है ना। अच्छा चलिए, तो हम अपने अनुसार से बेहतर देने का प्रयास करेंगे और रिसर्च भी करेंगे, खूब ढूंढेंगे कहाँ से क्वेश्चन अलग अलग राज्यों के अंदर में से जो बेस्ट रहेगा इस पर शो देने का प्रयास करेंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपका वास्तविक संख्या बढ़िया सिंध है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुपद बढ़िया सिंध है। आप लेकर चले जाएंगे हम वहाँ पे कंपटीशन तक। नहीं तो बच्चा क्या होता है ऋषि, यहाँ पे क्या किया, मैट्रिक पढ़ लिया, अब मैट्रिक स्तरीय एग्जाम देने के लिए जाएगा पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल, तो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का भी क्लास करेगा। अरे बेवकूफ़ नहीं, अब इतना भी हैसियत नहीं है, जो मैट्रिक पढ़ लिया अब मैट्रिक स्तरीय एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। अब इंटर पढ़ लिया तो इंटर के लिए पैरामेडिकल जाएगा पढ़ने के लिए, इंटर स्तरीय पैरामेडिकल जाएगा पढ़ने के लिए, अलग अलग से कोचिंग लेगा ना।
जो बात क्लास 6 के अंदर में है, जो बात क्लास 7 के अंदर में है, वही बात कंपटीशन के अंदर में रहता है। अगर मतलब यहाँ पे बचपन से उसको क्लियर करा दिया जाए, सभी बातों को बढ़िया से समझा दिया जाए, तो उसी दिन कहा जाएगा मास्टर को दोबारा पेमेंट करने के लिए। हम उस तरह से करेंगे, तुम देखते जाओ ना, करेंगे जरूर करेंगे। तुम संडे आने दो, अगर नहीं पढ़ाए तो हम हमको कहा ना तुम अरे बेवकूफ़ नहीं था। 20 को क्वेश्चन लेके आएंगे जो अभी तक नहीं पढ़ाए हैं। अब 20 को क्वेश्चन क्या करेंगे यहाँ पे बता देंगे ना। वास्तविक संख्या आप पढ़ा देंगे तो आप जिंदगी में वास्तविक संख्या नहीं पढ़ना है, इस तरह से करना है काम। अब हर जिंदगी वास्तविक संख्या उसी संख्या को पढ़ रहे हैं फिर उसी समय पर बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे नहीं होने देंगे, क्योंकि इस बार बच्चा सब अच्छा है हमारे यहाँ ना, इस बार जीवच अच्छा है क्योंकि रिजल्ट देगा। चलिए, इसलिए जीवच के लिए हमको चाहे जितना मेहनत करना पड़े, लेकिन हम मेहनत करेंगे। और 2 मिनट में क्या होता है, जीवच रूस फूल जाता है। ऐसे में रूस नहीं फूलने से क्या होगा। अच्छा चलिए, बहुत बात हो गई। अब तो हमने क्या बताए थे कल, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। अब ऋषि यहाँ समझो, ये ax प्लस बी ये रैखिक बहुपद का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ना। व्यापक रूप का मतलब इसका विस्तार। ज़्यादा से ज़्यादा एक घातीय बहुपद कितना बड़ा हो सकता है, तो एगो वेरिएबल रहेगा, एगो कांस्टेंट रहेगा, इतना ही बड़ा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, चर, एगो कांस्टेंट। ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना बड़ा हो सकता है, इतना ही बड़ा हो सकता है। कम से कम तो या इसको भी बोलेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5, इसको भी द्विघात बहुपद बोलेंगे। कम से कम तो 3x स्क्वायर इसको भी बोलेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा हो सकता है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब बोलिएगा सर जी एक ही तरह का चर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जनरली हमको 10th के अंदर में पढ़ना है एक ही प्रकार के चर। तो x है तो x में लेंगे। जनरली क्या 12 तक हम बात बता रहे हैं ना, थोड़ी है मैट्रिक तक की बात बताएंगे ना। खिलाड़ी है जो वहाँ तक के खिलाड़ी सोच रखे हैं ना। x में है तो y में रहेगा, तो y में z रहेगा तो z में। आपको टेंशन नहीं लेना है। जनरली आप द्विघात बहुपद का अधिकतम कितना पद हो सकते हैं, तो 3 पद हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, द्विघात बहुपद का अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं। रैखिक बहुपद के कितने अधिकतम पद हो सकते हैं, द्विपद ही होता है। अधिकतम 2 पद हो सकता है, न्यूनतम तो एक होगा ही, क्योंकि इसको भी कहेंगे क्योंकि नहीं कुछ पावर है ना। आप देखिए त्रिघात बहुपद का अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तो 4, 1 2 3 4। द्विघात में 1 2 3 1 2 ना, कितना बता देती, 1 2 3 करेगा, 1 2 3 4 5। ये बेवकूफ़ नहीं थे, ये सब कैसे करेंगे। इसको ऐसे अलग अलग था तब ना इसको जोड़े, अलग अलग है इसको। देखो यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो जितना संख्या का जोड़ रहे हैं यानी कि उतना संख्या है। 1 2 3 1 2 2 1 2 3 4। छोटी छोटी बातों को हम समझा के चल रहे हैं ना, हम मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, इस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, अब इसके अंदर में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एक रैखिक बहुपद में क्या शून्य नहीं होना चाहिए। एक रैखिक बहुपद में क्या शून्य नहीं होना चाहिए, तो एक मान शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक मान शून्य नहीं होना चाहिए। कोई विद्यार्थी कहेगा सर जी क्यों नहीं शून्य होना चाहिए। अब मान के चलिए ए शून्य हो जाएगा तो रैखिक बहुपद बचा कहाँ, वो तो अचर बहुपद शून्य बहुपद हो जाएगा। शून्य बहुपद भी के बारे में भी जान लीजिए। जैसे कि जितने भी कांस्टेंट है वो क्या, उसको क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। क्यों कहेंगे, क्योंकि कुछ नहीं है तो 5 गुना 1 तो कर सकते हैं। आप 5 गुना 1 के बदला में लिख सकते हैं x पे पावर, तो जिस पे पावर 0 है उसको शून्य बहुपद कहेंगे ना। तो जितने भी अचर बहुपद है उसको क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। जनरली इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में न कभी आया है न कभी आएगा तो बोल दीजिएगा। जितने भी अचर संख्या उसको शून्य बहुपद कहते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है ना। आप देखिए हम आपको बता रहे हैं जो किसमें क्या शून्य नहीं होना चाहिए। देखो किसी भी द्विघात बहुपद में एक का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शून्य हो जाएगा उसी स्थिति में द्विघात बहुपद बचपन करेगा, तब तो वो रैखिक बहुपद आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ना, आप यहाँ मतलब समझे ax प्लस बी यानी कि एक मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मान 0 हो जाएगा। जब यही 0 हो जाएगा तो 0 से आज तक कोई टकराया है तो परिणाम, इसलिए इंसान को 0 से नहीं टकराना चाहिए ना। 0 से टकराएगा तो बना देगा हीरो, ऐसा नहीं हीरो बनेगा दुनिया में सब तुमको थूकेगा। चलिए अब नीतीश बाबू यहाँ पर समझिए ax स्क्वायर, तो यहाँ पे मान के चलिए a का मान 0 कर दीजिएगा तो पूरे सन्नाटे 0 तब तो रैखिक बहुपद बन जाएगा। अब इसके अंदर में देखिए किसका मान 0 नहीं होना चाहिए, इसके अंदर में भी
AX3, इसके अंदर में भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो हम क्यों कह रहे हैं, अगर मान के चलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, ए का मान 0 हो जाएगा, उसी दिन पूरे 0 हो जाएगा, तब तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी ए का मान 0 करेंगे, ए का मान 0 ले लेंगे, तो 0 से जो कोई टकराया है परिणाम 0 आया है। इन तीनों स्थिति में क्या होना चाहिए, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, और बाद बाकी कुछ हो 0 हो चलेगा, दौड़ेगा ना, लेकिन तीनों स्थिति में ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए बी सी डी ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। आप बताइए ना, आपको यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, इन तीनों स्थिति में क्या करेंगे, ये नोट्स करेंगे, और जितने भी बात को बोल रहे हैं उसको कॉपी में नोट्स कीजिएगा, बढ़िया से ना नोट्स बनाइएगा। तब देखते हैं कौन कहता है दुनिया जलता है जलने दो, खाओ पियो ऐश करो और श्री राम का भजन करो। चलिए अब ये लिख लीजिए। आप देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे थे तभी से, 5x + 2 इसमें कहेगा तुमको ए का मान बताने के लिए, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जो ए है ये कांस्टेंट है, जहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ एक क्या है, एक नियतांक है, जहाँ एक क्या है, एक नियतांक। नियतांक का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब तो आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए या तो लिखिए पॉलिनोमियल GKS स्टडी सेंटर क्लास 10th, या तो बहुपद GKS स्टडी सेंटर क्लास 10th, आपको वहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा, सारे बातों का आप जानकारी ले लीजिएगा घर बैठे हुए। आप देखिए यहाँ पे A, B और C क्या है, जहाँ नियतांक है। अब तुमको जिस रूप में लिखना है लिखो ना, हमको लिखने में थोड़ा दिक्कत होती रहता है। चलिए लिखिए, तुरंत 2 मिनट के अंदर में लिखिए। और यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, सारे संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। आपको जिस दिन रविवार पकड़ाएगा उस दिन आपको बेहतर क्लास नहीं देखने को मिलेगा, तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरे यूट्यूब की दुनिया में जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाएगा, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बेहतर करने का कोशिश करेंगे। जब आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपको काहे नहीं सपोर्ट करेंगे ना। क्या लिखे हैं, 5x + 2। 5x + 2 में क्या आएगा, ए का मान बताइए, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे पूछिए नहीं, आप इसमें देखिए रैखिक बहुपद के अंदर में x का कोएफिशिएंट क्या होता है, ए का मान। द्विघात बहुपद में x² का कोएफिशिएंट, इस अनुसार से सोचिए ना, द्विघात जब रैखिक बहुपद था तो जो स्थिति में चर था उसके बगल में जो था वही ना ए का मान। अब देखिए द्विघात बहुपद के अंदर में x² के बगल में, अब x² हो सकता है, y² भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, लेकिन अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें मैक्सिमम पावर 2 ही होगा। तो मैक्सिमम पावर जो रहेगा 2, उसके बगल में जो रहेगा उसको कहेंगे ए। अब मान के चलिए यहाँ पे x में लिखे है तो जरूरी है x में आएगा, वो किसी भी स्थिति में आ सकता है। AY² + BY + C, इसको नहीं कह सकते क्या, किसी भी चर के, यानी कि ए का मान वो होगा जो किसी भी चर के y² के बगल में या x² के बगल में, किसी भी स्क्वायर वाला के बगल में द्विघात बहुपद के अंदर में जो रहेगा, स्क्वायर के बगल में जो भी रहेगा वो ए का मान होगा। अब मान के चलिए तो 6y² + 8y - 9, 8z² - 5z +6। हम क्या बताएं, कितना विद्यार्थी, मैक्सिमम विद्यार्थी सब क्या करेगा, वो सोचेगा कि x में है तो x वाला आना चाहिए। अरे जोड़िए, x में चर आ सकता है, कई प्रकार के चर आ सकते हैं, लेकिन एक ही प्रकार का चर आएगा। जो y है तो y है, z है तो z। हमारे कहने का मतलब जब भी द्विघात बहुपद रहेगा और उस स्थिति में आपसे पूछेगा कि a और b और c का मान ज्ञात करने के लिए, तो उस स्थिति में उसी द्विघात बहुपद के स्क्वायर वाला के बगल में जो रहेगा वो a का मान देगा, क्योंकि स्क्वायर वाला के बगल में, और बगैर स्क्वायर वाला यानी कि जिस पर पावर 1 रहता है उसके बगल में b और c। तो कांस्टेंट के बारे में तो पूरी दुनिया जानता है, जितने भी संख्या है वो क्या है, कांस्टेंट। c का मान कांस्टेंट। ये किसके लिए,
द्विघात बहुपद के लिए। अब देखिए इसमें a का मान 5, इसमें a का मान 6, इसमें a का मान 8, b का मान 6, c का मान, यहाँ पर भी b का मान 8 हो गया, यहाँ पर भी b का मान -5 हो जाएगा। जो मान रहेगा चिन्ह सहित लेंगे। अगर -5 रहता तो -5 लेते, यहाँ पे -5 है तो -5 लेंगे, चिन्ह सहित लेंगे। अब देखिए c का मान -3 और यहाँ पर भी c का मान -9, यहाँ पर भी c का मान 6, तो a b c। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन घुमा देता है। कितना बजा कहेगा ओ शुरू में मास्टर समझाने थे, शुरू में समझाए हुए हैं, शुरू वाला ए होता है। अरे बेवकूफ़, शुरू वाला थोड़ी ए होता है, इसको देखेंगे पहले सजाएंगे। अभी तो सजा हुआ है, सजा हुआ नहीं है अभी, पहले इसको क्रम में करेंगे। इसको लिखेंगे 9y²। अब इसको जब एक चर के बारे में पढ़ रहे हैं, अब नहीं है हुआ, अब ये तो क्रम में नहीं है, पहले द्विघात तब रैखिक। किसी भी बहुपद को लिखने का तरीका क्या है, यही ना, पहले मैक्सिमम वाला पावर, फिर उससे कम मैक्सिमम वाला, फिर उससे कम मैक्सिमम वाला। देखो तो पहले मैक्सिमम वाला, फिर उससे कम, फिर उसके बाद कांस्टेंट, मैक्सिमम वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर कांस्टेंट। लिखने की प्रक्रिया समझिए। कई बार इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है, उल्टा पुल्टा कर देगा, उसमें ABC का मान पूछेगा। विद्यार्थी सब शुरू से जानते रहता है, शुरू वाला होता है 1 मान, इसमें भी कह देगा 6। नहीं, पहले देखेंगे, क्रम में चेंज करेंगे, क्रम में उसको परिवर्तित करेंगे। तो A का मान 9, B का मान 6 और C के मान में किसी को दिक्कत नहीं होगा। और वैसे हम समझा दिए कि कहीं पर भी इस तरह का बात आ जाए तो उस स्थिति में द्विघात बहुपद के अंदर में ABC का मान आपको कहे ज्ञात करने के लिए, तो उसी द्विघात बहुपद के स्क्वायर वाला के बगल में, चाहे चर कोई भी रहे, चाहे चर कुछ भी रहे, स्क्वायर वाला के बगल में जो रहेगा वो A का मान होगा। अब बगैर स्क्वायर वाला और इसके बाद जो वेरिएबल बचेगा उसके बगल में जो रहेगा वो B का मान होगा। और इसके बाद C के बारे में तो आप जानते ही हो, कांस्टेंट के बारे में, दुनिया का कोई भी संख्या कांस्टेंट यानी कि अचर है। आप देखिए यहाँ पे 5x³, आप देखिए यहाँ पे A का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद के लिए A का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। B का मान इसी के अनुसार से सोचिए ना, C का मान 9 और D का मान। तो द्विघात बहुपद में C एक कांस्टेंट होता था, तो त्रिघात बहुपद में कांस्टेंट को क्या कहेंगे, D। यहाँ देखिए एक घातीय बहुपद के लिए यानी कि रैखिक बहुपद के लिए कांस्टेंट B हो गया, द्विघात बहुपद के लिए C हो गया, त्रिघात बहुपद के लिए D हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने सीख लिए होंगे। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी त्रिघातीय बहुपद के लिए अगर उस स्थिति में पूछ देगा, त्रिघात बहुपद दे देगा, उसमें ABC का मान पूछेगा, तो उस स्थिति में Q वाले के बगल में जो रहेगा उसको A, स्क्वायर वाले के बगल में जो रहेगा उसको B, और जिसके बगल पावर 1 रहेगा उसके बगल में जो रहेगा उसको कहेंगे C, और इसके बाद कांस्टेंट तो D जानते ही हैं। अचार कोई भी हो सकता है। जनरली बच्चा सब एक ही तरह का माइंड में लगाया रहता है कि एक ही तरह का एक्स ही आना चाहिए। अरे एक्स से कोई भी आए, हमको उससे क्या दिक्कत है। अब मान के चलिए 6PQ दे दें, अब देखिए हम आपको क्या समझाए हैं, किसी भी त्रिघात बहुपद के अंदर में हॉल Q, पावर Q के बगल में जो रहेगा वो A का मान होगा। देखो ना, पावर Q के बगल में जो रहता है A का मान, स्क्वायर के बगल में रहता है जो B का मान, अब बगैर स्क्वायर यानी कि जिस पे पावर 1 रहता है उसके बगल में C का मान। इसका मान कितना हो जाएगा, इसमें लिख लीजिए, तो इस तरह से क्वेश्चन बना के लिख लीजिए, में A, B तथा C का मान छोटी छोटी बातों को लिखिए। तो अरे चलो A का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि A का मान त्रिघात बहुपद में Q के बगल में, पावर Q के बगल में जो रहता है वही ना। B का मान कितना हो जाएगा, चिन्ह सहित लिखेंगे -5, और C का मान कितना हो जाएगा 8, और D का मान क्या हो जाएगा ना। हमें पूरा भरोसा है ये सब चलेगा, दौड़ेगा, क्योंकि हमने इससे पहले प्रैक्टिकल किए हुए हैं। लेकिन हमारे वीडियो में क्वालिटी गिरा हुआ था, सब लोग कमेंट कर रहा था, शायद जी पढ़ाई तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, आपका चेहरे नहीं दिखाई दे रहा है। और वही वीडियो से हमको बहुत एनर्जी मिला था ना, तब हम काम करने के लिए गए थे। काम करने के लिए गए, चैप्टर बाय चैप्टर डालवेन किए ना,
बढ़िया चल रहा था, बहुत बढ़िया, किसी भी परिस्थिति में वो बहुपद वीडियो चलता ही था, 10 को 20 को 20, लेकिन रोज सर्च मार के जाता ही था। अब देखिए ये बात जो हम अभी सिखाए ABC के बारे में कि किसी भी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में ABC किस तरह से ज्ञात किया जाता है, ये इस बात का कहाँ पर जरूरत पड़ेगा, अब बताते हैं उसके बारे में। अब देखिए हमने आपको यहाँ पे इसलिए ये बताया क्योंकि जितना घात का बहुपद उतना शून्य है, और जितना शून्य उसके बीच में उतना रिलेशन होता है, उसके बीच में उतना संबंध होता है। तो देखिए हम क्या बताएं, और एक बात और जानकारी देना है, क्या बात है वो, बहुपद के ज्यामितीय अर्थ के बारे में पूछते रहता है। बहुपद के ज्यामितीय अर्थ के बारे में तो शुरुआत में बता दिए। बहुपद के ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या हुआ, बहुपद के अंदर में कि जितनी बार x को काटेगा, अब y बराबर px के लिए है या x बराबर py के लिए, इस अनुसार से आपको कहेगा शून्य ज्ञात करने के लिए। बहुपद के ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या है, उसका शून्य किस तरह से आप ज्ञात कीजिएगा, इसके बारे में तो हम लोगों ने शुरू से पहले ही वीडियो के शुरू में हम लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए। अब आइए कह देगा क्या कि रैखिक बहुपद का आलेख, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, या 2 चर वाले रैखिक समीकरण अभी तो पढ़ा नहीं रहे हैं, फिर भी आप लोग कहीं पर लिख लीजिए, रैखिक बहुपद का आलेख या द्विघात बहुपद का आलेख या त्रिघात बहुपद का आलेख किस तरह से होता है। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और रविवार के दिन के अंदर में यही सब पे, जैसे कि हम वास्तविक संख्या को बेहतरीन तरीका से समाप्त कर दिए, और उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव बने, चाहे सब्जेक्टिव बने, चाहे इधर से चाहे उधर से, जो भी अलग अलग राज्यों के अंदर में सीखना पड़ेगा ना। भारत के अंदर में जितने भी राज्य हैं तो वहाँ पे तो एग्ज़ाम लिया होगा, क्वेश्चन बैंक तो होगा, तो उन राज्यों के अंदर में देखेंगे वास्तविक संख्या किस तरह से पूछा गया है, वहाँ पे उन सारे क्वेश्चंस को हम करा देंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस उतना आप आगे बढ़िएगा, उतना आप सीखिएगा, ये सब काम होगा, आप देखते रहिए ना। अब मान के चलिए 2x प्लस 3 इसको कहेंगे रैखिक बहुपद, क्योंकि इसके मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, नहीं कुछ रहे 1 है। अब 2x² प्लस 5x प्लस 4 इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। मैक्सिमम पावर ही क्या कहलाती है, उस बहुपद की घात कहलाती है। इतना बात जानते हैं। इसके बारे में पूछेगा 2x प्लस 3 का आलेख क्या होगा, 2x² प्लस 5x प्लस 4 का आलेख, या कोई भी 2y² माइनस 5y प्लस 6, यानी कि 2y माइनस 6, इन दोनों के बारे में पूछेगा कि इसका आलेख क्या होगा। तो हमेशा याद रखेंगे रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, सरल रेखा होता है, और द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है, परवलयकार होता है। परवलयकार का मतलब पाराबोला। पाराबोला का मतलब क्या हुआ, पारा नहीं बोला है, ये बोला। पाराबोला का मतलब क्या हुआ रे, पारा बोलता है, अरे बेवकूफ सब, यू के जैसे। इसको क्या कहेंगे, पाराबोला। इसको क्या कहते हैं, परवलयकार। अब बोलेगा सर जी त्रिघात बहुपद के बारे में, जब रैखिक बहुपद के बारे में जानते हैं, रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का आलेख क्यों सरल रेखा होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना लिख लीजिए कहीं पर भी साइड में कि रैखिक बहुपद का आलेख, आलेख क्या होता है, और द्विघात बहुपद का आलेख, दोनों लिखेंगे। रुकिए ना यार, स्टेप पॉइंट पर जो लिखे हम, द्विघात बहुपद का आलेख, आलेख मतलब ग्राफ। कई बार विद्यार्थी सब इंग्लिश नहीं जानते रहता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ पूछा है, पढ़े नहीं है, अब उन्हें पूछेगा ग्राफिक का हिंदी शब्द है आलेख। हम सोच रहे हैं कहीं से कम नंबर नहीं आएगा, ये सब सोच रहा है कि फलना कोचिंग से चिल्ला कोचिंग से नंबर कम आएगा। घर पे मेहनत करेगा अपने से, क्वेश्चन टकराएगा अपने आएगा। परवलयकार हो जी, किस तरह से लिख दिए, इसमें लिखने में हमको जो है ना बोर्ड से थोड़ा प्रेम करना पड़ेगा। परवलयकार, या कई बार पूछ देता है, कई बार लिख देता है परवलय। परवलय कहाँ पे, रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है, द्विघात बहुपद का आलेख परवलयकार होता है। त्रिघात का देखिए इस तरह से रहेगा
जो त्रिघात बहुपद का आलेख के बारे में अभी स्पष्ट क्लियर नहीं करा है, तो वक्र रेखा की तरह, वैसे जनरली आपको रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इस तरह का बात आएगा, हमने प्रैक्टिकल किए हैं, जो है कोई भी त्रिघात बहुपद लेकर के उसके मान बिठा करके इस तरह से आएगा, टेढ़ गोच आएगा, इस रूप में नहीं आएगा। सरल रेखा के बारे में आप जानते ही हो, सरल रेखा का मतलब पूरा, चाहे कैसे भी जाए, जो सरल रेखा ना हुआ, कितना विद्यार्थी की सरल रेखा मगर मतलब समझते रहता है ऐसे, ऐसे है तो सरल रेखा नहीं है, सीधा नहीं होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। चलिए लिखिए, रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है। क्यों होता है चर्चा कर देते हैं। ये सब आसान बात है। आलेख का मतलब ग्राफ, ग्राफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मान निकालना पड़ता है। मान निकालिए, बहुपद के अंदर में मान रखिए और अपने आप आ जाएगा। और शून्यक के बारे में जो हम चर्चा किए थे, हर जिंदगी जो शून्यक मूल है, जिसको कहते हैं जीरोज कहते हैं, रूट्स कहते हैं, अब आइए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ बात समझने वाली है, यानी कि किसी भी द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है, परवलयकार होता है। परवलयकार का मतलब यू के जैसे, कहीं पर भी देखिए यू के जैसे है तो इसका मतलब उसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे पाराबोला, और हिंदी में क्या कहते हैं, परवलयकार, यानी तो उसको कहेंगे परवलय। इस तरह से द्विघात बहुपद दे देगा 2x² + 5x। अभी लाइन कट गया जिसकी वजह से बोर्ड के बीच में आना पड़ रहा है, नहीं तो आपका वीडियो क्वालिटी, इससे पहले के वीडियो में नहीं देख रहे हो वीडियो क्वालिटी किस तरह से आ रहा है, सब में तो गंदे जा रहा है। तो 2x² + 5x + 4 ये द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा और इसका पूछेगा ग्राफ क्या है। तो हम लोग पढ़े हैं किसी भी द्विघात बहुपद का आलेख परवलयकार होता है, तो इसका भी आलेख परवलयकार, इसका भी आलेख परवलयकार, या किसी भी द्विघात बहुपद का आलेख, चाहे इसका पूछे चाहे इसका पूछे, किसी भी द्विघात बहुपद का आलेख क्या होगा, परवलयकार होगा। अब देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो है द्विघात बहुपद दे करके, और आपको ग्राफ इस तरह से जीवन में कभी नहीं पूछेगा कि द्विघात बहुपद दे दिया और उसका कहेगा कि ग्राफ खींचिए, ये नहीं पूछा जाता है। तो पूछा जाता है किसके बारे में, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण दे देगा। आगे आने वाले चैप्टर में आपको इस तरह का बात देखने को मिलेगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण दे दिया और उसके सहायता से क्या आएगा, आपको ग्राफ खींचिए यानी कि आलेख खींचिए, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। ये किसका कहाँ का बात है, 11th-12th का बात है। आगे क्लास में आप उच्च क्लास में जाइएगा, वहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि किसी भी द्विघात बहुपद का आलेख किस प्रकार निकाला जाता है। तो यहाँ पर भी मान निकाल करके निकाल सकते हैं, आपको बता सकते हैं। तो आगे आने वाले क्लास में आपको देखने को मिलेगा। अब आप कमेंट कर दीजिएगा, सर जी द्विघात बहुपद का आलेख परवलयकार होता है, इस तरह का होता है, कैसे होता है। 10-20 को कमेंट आएगा बच्चा सबका, हम आपको बना देंगे, सिखा देंगे किस तरह से आएगा। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, जो कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए ना। और त्रिघात बहुपद का आलेख किस तरह से होगा, इस तरह से लहरिया कट। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आप मान के चलिए फिगर दे दिया, इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है ना, घुमा करके। अब क्वेश्चन सेटर का मन हो गया बच्चा को बर्बाद करने का, तो बच्चा को बर्बाद करिए देगा, क्योंकि उसके पास तो अनलिमिटेड पावर है ना। 2018 का रूल नहीं जानते हो, 2018 में क्वेश्चन सेटर सब कैसे क्वेश्चन सेट किया था, सब विद्यार्थी को फेल कर दिया। अब फेल नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार की शिक्षा पद्धति ही इस पर पैटर्न पर है। हम लोग को किस तरह से शिक्षक पढ़ाता है, बोर्ड के आधार पर, ना कि कंपटीशन के आधार पर। कोई नहीं पढ़ाता है, वो सोचता ही नहीं, छोटी छोटी बात को लेकर आएगा, वो पढ़ा देगा। एग्जाम में थोड़ा सा भी लैंग्वेज को घुमाया, तुम भी घूम गया ना। ये पद्धति जो है एग्जाम के अंदर में थोड़ा सा भी लैंग्वेज को घुमाता है और विद्यार्थी घुलट जाता है, ये पद्धति हमारे चैनल पर ऐसा नहीं होगा ना। इस तरह का पद्धति हमारे चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। रविवार के दिनों में आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा, जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे इस तरह से पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको आगे क्लास में भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आए होगा ना। बशर्ते आपको हमारे चैनल पर वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अब मान के चलिए इसी तरह का पूछ देगा, इसी तरह का आकृति दे देगा, कहेगा कि ये आकृति किस प्रकार के बहुपद का उदाहरण है, तो द्विघात बहुपद का उदाहरण है। ये आकृति द्विघात बहुपद का उदाहरण है। कह देगा ये किस प्रकार की आकृति का उदाहरण है, सरल रेखा रैखिक बहुपद का आलेख का उदाहरण है। ये ना रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, सरल रेखा होता है। इस तरह से लहरिया कट दे देगा, वैसे देगा नहीं, लहरिया कट इधर। द्विघात बहुपद के बारे में देखेंगे ना, लहरिया कट का अलग स्टाइल होता है ना। क्या चीज, द्विघात बहुपद का, उसके बारे में रिसर्च अभी नहीं हुआ है। अरे सही बात बोले। अब क्या बताने के लिए रहा, अब थोड़ा ये जान लो, ये तो जान सकते हो 2x + 3 का आलेख कहेगा,
तो 2x+3 का आलेख, किसी भी चीज़ का आलेख निकालने के लिए, किसी भी रैखिक समीकरण या किसी भी द्विघात समीकरण या किसी भी समीकरण का आलेख निकालने के लिए उसका वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, -3/2। नहीं तो कितना विद्यार्थी क्या करेगा, और करना चाहिए, आपको एग्जाम दे रहे हैं ना, ये कंपटीशन के अंदर में डायरेक्ट जहाँ तक आपका सोच जा रहा है वहाँ तक। हम लोग जब पढ़ाई करते थे हम लोग पूरा गोबर बचा थे ना, कुछ आता ही नहीं था। सच में अभी भी नहीं आ रहा है ना, मतलब कि वो थोड़ा अथी टीचर होता है, अहंकारी होता, कहेगा कि हमको बहुत आता है ना, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए ना। सब शिक्षक अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है, सब शिक्षक थोड़ी चाहता है, जिस तरह से कोई बाल बच्चा के बारे में गार्जियन पूरा नहीं सोचता है, थोड़ी टीचर भी सोचता होगा कि हमारा बच्चा टॉपर नहीं बने, हमारा बच्चा बेहतर नहीं बने। सब सोचता है, जिसको जो है उसी के अनुसार से करता है, जिसको जिस प्रकार की योग्यता है, जिसको जिस प्रकार से टैलेंट है, अपने सारे बच्चों को देने का प्रयास करते रहता है। तो सभी शिक्षक हो, सभी गार्जियन हो, अपने बाल बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचता है। तो हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी रैखिक बहुपद का आलेख, आप मान के चलिए एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम देने के लिए तो उस स्थिति में लिखना पड़ेगा। तो हाँ, इस बात की जानकारी देना चाहते हैं। तो पढ़ने में गोबर थे, लेकिन हम लोग का दिमाग चलता था कहाँ पे, कैलकुलेशन थोड़ा ठीक ठाक था, क्योंकि हम एक ही तरह के सवाल को क्या करते थे, बनाते थे। तो एक समय ऐसा नहीं स्थिति आया, हम गए किसी शिक्षक के पास पढ़ने के लिए। शिक्षक भाई जी ये बोलिए ना, शिक्षक के रूप में आप लमसम में आ गया है, अब पढ़ाइए रहा है। तो उस समय उतना नहीं था, तो उसके पास गए ना 12th में पढ़ने के लिए, तो वो बोल रहा था कि हमको जो 2 स्टेप आगाड़ी, मतलब कि जो है 2 स्टेप आगाड़ी बना रहे हैं। तो हम बोले 2 स्टेप आगाड़ी क्या, हमको अंतिम तक आगाड़ी बोलिए ना। तो उस समय हम प्रैक्टिस किए हुए थे, 11th 12th जो है ना बढ़िया से पढ़े थे। तो गए थे ना पूछने के लिए, जिस तरह से हम यहाँ पे जो है एक बाइक जो कर दिए, तो 2 स्टेप आगाड़ी बढ़ाया, तो उसको हमको वो बोलता है, हमको क्या गौतम समझता है ना, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। हम कहले आप शुरू से लेकर अंतिम आंसर निकालिएगा, वहाँ पर भी समझेंगे। आप 2 स्टेप चल रहे हैं, हम आपको मान के चलिए इंटीग्रेशन दिए थे बनाने के लिए और डिफरेंशिएशन, तो इसमें ये 2 स्टेप आगे चला था, हम कहे 4 स्टेप हम अपने खुद ही आगे हैं। मतलब कि कैलकुलेशन थोड़ा, मतलब पढ़ने में पूरा कमज़ोर थे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, बढ़िया था, जिसको कहा जाता है मतलब कि मन ही मन का। आजकल को तो अभी तो लमसम में 3-4 साल के तो कुछ किताब को इधर उधर नहीं किए हैं। तो मान के चलिए यहाँ से कोई भी टॉपिक आता था ना, माइंड के अंदर में दोस्त मतलब कि क्विकली 20-25 सेकंड के अंदर में नीचे तक आ जाते थे ना, बार बार अभ्यास हो गया था। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 12th का महत्वपूर्ण पार्ट है। महत्वपूर्ण क्यों गया, उसी गणित उसी पर डिपेंड करता है, सबसे जटिल पार्ट वही है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। कई प्रकार के टाइप्स को पढ़ना पड़ता है। चलिए उधर कहाँ चले जाते हैं। अब चलिए, तो 3 को उस साइड ले जाइएगा तो -3, x का मान निकालिएगा -3/2, यही ना। देखिए ना, अब इधर आ जाइए, हो सकता है आप नहीं दिखाई पड़ रहा। 2x + 3 = 0, x का मान निकालिएगा, क्या हो जाएगा -3/2। अब x का मान को -3/2 को 2 लेकर भाग दीजिएगा, 1.5 ना, -1.5 को यहाँ पर बिठाइए, कहाँ पे, ग्राफ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y, आप x हो गया। आप देखिए 1 2 3, आप यहाँ पे बिठा भी सकते हैं, जहाँ जिस अक्ष की आवश्यकता हो, जितना आवश्यकता हो। अब इधर तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि -1.5 को पुट कीजिए ग्राफ पे, तो 2 और 1 के बीच में ना होगा, तो 2 और 1 के बीच मान के चलिए यहाँ पर होगा, तो इसको खींचेगा तो पूरा सरल नहीं लिखाना है स्केल की सहायता से। अब यहाँ पे हो सकता है हम थोड़ा आपको जो है पटरी तो स्केल तो नहीं है जो सीधा खींचेंगे, तो इतना बात समझिए, जब आपके पास स्केल आएगा तो उस स्थिति में आप बिठाइएगा तो पूरा स्ट्रेट जाएगा, पूरा सीधी जाएगा। इतना बात याद रखिए कि रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा, द्विघात बहुपद का आलेख परवलय रेखा, 2 चाल वाला रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा। रैखिक बहुपद का आलेख 2 चाल वाला रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, सरल रेखा होता है। इस तरह से अब कह देगा 2x + 3 का आलेख क्या होगा, तो ये रैखिक बहुपद है, इसका सरल रेखा। 2x² + -6x अब +20 का आलेख क्या होगा, ये द्विघात बहुपद है तो परवलय होगा। दूसरी स्थिति में ये भी दे सकता है 2x + 3 y = 6, इसका आलेख क्या होगा, तो ये भी 2 चाल वाला रैखिक समीकरण है, तो इसका आलेख क्या हो जाएगा, सरल रेखा हो जाएगा। 2 चाल वाला रैखिक समीकरण का भी आलेख सरल रेखा हो जाएगा। अब आइए, अब कितना बेसिक को बताएं।
ऐसे में होगा क्या, आपका सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। अब चलिए शून्यक के बारे में पढ़ते हैं हम। शून्यक के बारे में, शून्यक के बारे में कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, शून्यक वह मान होती है जो किसी बहुपद को या किसी समीकरण को शून्य कर दे। शून्यक का मतलब शून्य करने वाला। अब मान के चलिए 2x² माइनस 2, इसका कहेगा शून्यक निकालने के लिए। 2x² माइनस 2 इसका शून्यक कहेगा निकालने के लिए। तो x के जगह पर ऐसा कौन मान पुट करेंगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। x का मान 1 पुट कीजिए। x का मान 1 पुट करने पे क्या होता है, 2 गुना 1 के स्क्वायर। x के जगह 1 पुट करेंगे ना, तो x के जगह 1 पुट किए, 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 में से 2 गया, यानी कि x का ये एक मान क्या कर रहा है, इस बहुपद को शून्य कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका शून्यक होगा। क्या बता रहे, क्या पूछेंगे, 1 का स्क्वायर 2 होता है नहीं, एक पर कितना ही पावर क्यों नहीं, एक पर लाखों पावर रहेगा ना, एक पर 0 पावर रहेगा। हाँ, किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1। शून्य का मतलब समझे, शून्य किसी भी बहुपद का वह मान होता है जो बहुपद को शून्य कर देते हैं। बहुपद का भी शून्यक होता है और समीकरण का भी शून्यक होता है। किसी भी चीज़ का शून्यक हो, इसका मतलब क्या हुआ, जो शून्यक होगा उसको विभाजित करेगा, पूर्ण रूप से उसको क्या करेगा, शून्य करेगा। ये x जो है, x का मान 1 जो है इसमें बिठा है, तो इसको शून्य कर दिया। इसका मतलब ये मान इसको शून्य कर दिया। जो मान जिसको किसी को भी शून्य कर देता है वो क्या होता है, उसका शून्यक होता है। यानी कि ये जो है, ये इसको क्या किया, शून्य कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका शून्यक। जो जिसको शून्य कर देता है वो उसका क्या होता है, शून्यक होता है। तो शून्यक तो समीकरण का भी हो सकता है और बहुपद का भी हो सकता है ना। तो शून्यक लिखेंगे वह संख्यात्मक मान, लिखो तो, वह संख्यात्मक मान जो किसी बहुपद अथवा समीकरण को 0 के बराबर कर दे, समीकरण को शून्य कर दे, शून्य कर दे, उसे शून्यक किसी भी चीज का हो सकता है, समीकरण का भी हो सकता है और बहुपद का भी हो सकता है, बशर्ते आपको शून्यक है क्या, आपको ये समझना होगा। 2x² माइनस 2 का शून्यक शून्यक 1 होगा ना। एक होगा, क्यों, क्योंकि एक को जो बैठाएंगे इस चर में, y की जगह बैठाएंगे तो 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आइए, अरे लड़का, शून्य क्या करेगा हमेशा, किसी भी बहुपद को, चाहे बहुपद का शून्यक होगा तो बहुपद को शून्य करेगा, समीकरण का शून्यक होगा समीकरण को शून्य करेगा। शून्य का मतलब ही होता है शून्य करना। अब जिसका हो उसी को शून्य करेगा ना, तुम्हारा होगा तो तुम ही को शून्य कर देगा। लिखिए सारे बात को। और शून्य के बारे में जान लिए, लिखा, क्यों इसके बारे में समझिए प्रभा। ये 2x² माइनस 2 का शून्य एक ही क्यों होगा, क्यों होगा एक ही, क्योंकि एक जो है यहाँ पे या कहीं पर भी शून्यक जो रहता है उसको कहाँ बिठाते हैं, जिस बहुपद के बारे में चेक करना है उस बहुपद के सभी चारों के स्थान पर बिठा के चेक करते हैं। एक के बारे में यहाँ पे शून्यक 1 दिए तो 4 क्या है यहाँ पे x² है ना, तो एक रखेंगे x² की जगह पर, तो 1 का स्क्वायर 1 2 गुना 1 तो 2 में से 2 गया। यहाँ पर भी
यहाँ पर भी शून्य एक है तो चर के आधार पर रखेंगे ना, चर के अनुसार से रखें ना, तो चर के अनुसार से रखिए, चर के स्थान पर तो एक रखिएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक, 4 गुना 1 तो 4, 4 में से 4 गया 0। ये दोनों मान, ये दोनों बहुपद को शून्य कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, शून्य होगा ना। तो हम क्या बताए थे, लिख लिए। तो हम बताए थे जितना शून्य रहेगा उसके बीच में क्या होगा, उतना रिलेशन होगा। हम क्या बताए थे, जितना शून्य का होगा उसके बीच में उतना रिलेशन। अब द्विघात बहुपद में देखो यहाँ पे, अब लिखिए द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच, शून्यक और द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध लिखिए, शून्यक और गुणांकों के बीच हो सकता है आपको दिखाई ना दे क्योंकि लाइन कट गया है, जिसकी वजह से आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस स्थिति में हम क्या बोल रहे हैं उसी के अनुसार से लिख लीजिए। यहाँ पे हम कह रहे हैं द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, इस अनुसार से लिखिए, कॉपी में नोट्स बनाइए। यानी तो स्क्रीनशॉट तो देंगे ही, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए, नहीं बोलिए मत, यहाँ पर बोलने के लिए नहीं मना किए हैं। द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या पढ़ते हैं अल्फा, इसको क्या पढ़ते हैं बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटा ए। अब देखिए द्विघात बहुपद, जो हम द्विघात बहुपद पढ़ाए और उसके अंदर में हम ए बी सी का मान जो हम कह रहे थे पता करने के लिए, देखो आया इसका ज़रूरत। अब जो विद्यार्थी ए बी सी का मान निकालने के लिए सीख चुका है, वहाँ जो द्विघात बहुपद दिए थे और उसमें ए बी सी का मान कह रहे थे ना याद करने के लिए, अगर वहाँ से बच्चा अगर सीख चुका है तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बना लेगा। देखा कहाँ पे इस्तेमाल होगा इसका, इसलिए हम हाँ चलिए यहाँ तक बात लिख लिए। अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, सी बटे ए होगा, और सी बटे ए, शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए। इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है तो उसके बीच शून्यकों का योग माइनस बी बटे ए, शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए। शून्यकों का योग देखो, शून्य कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बशर्ते ध्यान में ये रखना है शून्यकों का योग हमेशा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। शून्यकों का गुणनफल हमेशा क्या होगा, सी बटा ए होगा। शून्य किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन आपके बुक के अंदर में जनरली अल्फा और बीटा को ही माना गया है, तो इसी रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर मान के चलिए, इसी क्वेश्चन घुमाएगा, अगर मान के चलिए, क्या मान के चलेंगे बाबू, यदि यहाँ पर दिए थे यदि अल्फा बीटा शून्य का है तब अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए। अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज को घुमाएगा, यदि पी एवं क्यू किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है तो P प्लस क्यू बराबर व्हाट और P इंटू क्यू बराबर व्हाट, इसी स्थिति में पूरी देगा। अब मान के चलिए जनरली बच्चा क्या याद करके जाता है, अल्फा बीटा के बारे में, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे। जनरली क्या 99% बच्चा यही याद करके जाता है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा देगा। 2013 ईस्वी में इस तरह का क्वेश्चन बात आया था, घुमा दिया था, वहाँ पे अल्फा बीटा न देख के भ्रमित कर दिया था, चकमा दे दिए थे आप ना। कभी कभी बोर्ड चकमा देता है, वो आपको उस चकमा में नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब जब हमारे चैनल से जुड़े हैं तो यदि P एवं Q क्या है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है तो P प्लस क्यू और P इंटू क्यू का मान क्या होगा। तो शून्यक है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, शून्यक को जोड़े हैं तो शून्यकों का योग, इसका मतलब हो गया शून्यकों का योग हमेशा क्या होगा, माइनस बी बटा ए। इसका भी मान क्या होगा, माइनस बी बटा ए ही होगा। इसका भी मान क्या होगा, सी बटा ए ही होगा। क्यों, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल है।
तो ये याद रखने से बेटर है, क्या याद रखना है, तो ये याद रखने से बेटर है, इसको याद रखिए, क्या, इसको ध्यान में रखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, हाँ ये याद रखिए, शून्य कुछ भी हो सकता है, अलग अलग मान हो सकता है, माइनस बी बटे ए, इसको ध्यान में रखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए, इसको याद रखेंगे। शून्यकों का योग, शून्य तो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग द्विघात बहुपद को निकालेंगे तो अलग अलग शून्य निकलेगा, एक ही तरह का शून्य निकलता तब ना, जब अलग अलग बहुपद को सॉल्व करेंगे तो अलग अलग शून्य हो सकता है, तो अलग अलग शून्य यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन शून्यकों के योग हमेशा क्या होगा, चाहे शून्य अलग अलग कितना ही बार क्यों ना आए, लेकिन उसमें उस स्थिति में शून्यकों के योग हमेशा माइनस बी बटे है, शून्यकों का गुणनफल सी बटे है। इससे पहले जनरली हम आपको क्या बता रहे थे कि कभी भी बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछा जाता है किसी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान, पैटर्न तो बचा लत तो ये धर लिया है, जिस चीज़ का लत धरेगा उसी के अनुसार सोचा है, और वहाँ पर लत धरा है वो नहीं पूछ के दूसरे टाइप से पूछ देगा, तब तो बच्चा वहाँ पे फंस जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सिखाए, वो याद रखने से बेटर है, इसको ध्यान रखिए। किसी भी द्विघात बहुपद के पी एवं क्यू शून्यक है या जेड एवं क्यू शून्यक या एम ए एन शून्यक रहेगा, अब उस स्थिति में कह देगा एम प्लस एन, अगर एम एन शून्यक है और एम प्लस एन कह रहा है तो इसका मतलब एम एन शून्यक है और एम प्लस एन का मतलब शून्यकों का योग, एम क्योंकि एम भी शून्यक है और एन भी शून्यक है, एम प्लस एन का मतलब इसको पढ़िएगा शब्द के रूप में, तो एम प्लस एन का मतलब शून्यकों के योग, शून्यकों के योग हमेशा माइनस बी बटे एम गुना एन का मतलब क्या है, शून्य को गुणनफल, और शून्य को गुणनफल का मतलब सी बटे ना, इसको ध्यान में रखेंगे ना, नहीं तो विद्यार्थी हमेशा ये याद करके जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है ना। अल्फा प्लस बीटा जनरली ये बच्चा ध्यान में रखता है, इसको याद करता है, आपको ये भी याद करना है और इसके साथ साथ कंसेप्ट को भी देखना है। कंसेप्ट क्या कह रहा है, आपके शून्य अलग अलग प्रकार के बहुपद के अंदर में अलग अलग हो सकती है, तो शून्य अलग अलग हो सकती है, लेकिन शून्यकों के योग हमेशा माइनस बी बटे ए होगा, शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए होगा, चाहे आपको दे दे चाहे दे दे, नहीं दिया गया है, कहा दिया है, यदि जीवस बाबू हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मान के चलिए कहेगा यदि ए एवं बी किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है ए प्लस बी, तो इसका भी मान वही होगा, क्योंकि ए एवं बी क्या है, ए एवं बी क्या है, शून्यक है, किसी द्विघात बहुपद का शून्यक क्या है, ए एवं बी, तो ए एवं बी भी दे लेगा, और यहाँ पे क्या है प्लस का मतलब शून्यकों को जोड़े हैं, शून्यकों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब शून्य को गुना करेंगे, इसका मतलब सी वाई है। हम आशा करते हैं इसके बारे में आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इतने सारे बातों को आप जान लिए, जितना घात का बहुपद उतना शून्य, पी घात का बहुपद पी शून्य, 5 घात का बहुपद 5 शून्य, त्रिघात का बहुपद 3 शून्य। इसके बारे में तो हम लोगों ने एक बेहतरीन कंसेप्ट से सीख लिए इन सारी बातों को। अब आइए त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होता है और उन 3 शून्यकों के बीच क्या रिलेशन पाया जाता है इसको भी देख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच, गुणांक का मतलब क्या है, उसका कोएफिशिएंट अचर पद ना, त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच रिलेशन। तो जनरली जो पढ़े रहते हैं उसी के अनुसार से पढ़िए। अब इस स्थिति में क्या हो गया, इसको तो अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे, इसको गामा। शून्यकों के योग क्या हो जाता है, माइनस बी बटा ए। यहाँ पर भी तीनों शून्य को कोई भी ले सकता है, लेकिन जनरली यही लिया जाता है, यही लेकर के क्वेश्चन आता है। तो बच्चा यही पैटर्न सीख गया, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न बच्चा करेगा उसी तरह से ना होगा। घर परिवार का पैटर्न रहेगा खराब तो खराब ही रहेगा, इसमें बदलाव न लाना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, किसी भी त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस बी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल ना
अरे बिल्कुल सी बाय ए। किसी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा हमेशा माइनस बी बटे ए। किसी त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होगा सी बटे ए और शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटे ए। इसको क्या पढ़ेंगे दो शून्यकों के गुणनफल। देखो यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहेगा। विद्यार्थी को कहेंगे शून्यकों के गुणनफल तो ये भी दे सकता है ये भी दे सकता है, बशर्ते यहाँ पे समझना है शून्यकों को जब गुणनफल कहेगा तब माइनस डी बटे ए। स्पष्ट रूप से कह देंगे दो शून्यकों के गुणनफल का योग, क्योंकि दो को शून्यक है और तब गुना है तब योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग तब क्या हो जाएगा उसका मान सी बटे ए। तो शून्यकों के गुणनफल और शून्यकों के दो शून्यकों के गुणनफल के में अंतर है। शून्यकों के गुणनफल कहेंगे डायरेक्ट स्पष्ट, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस डी बटे ए और क्लियर कट कर देंगे दो शून्यकों के गुणनफल का योग, तो इसका मतलब सी बटे ए। शून्यकों के गुणनफल कहेंगे तो माइनस डी बटे ए और दो शून्यकों के गुणनफल का योग कहेंगे तब सी बटे ए होगा। दोनों में गुणनफल है, नहीं तो विद्यार्थी कहीं पर सी बटे ए मानेगा कभी माइनस डी बटे ए मानेगा, कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ वो इसी तरह से लिखा ही जाता है ना, इसी तरह से लिखा ही जाता है गामा। स्क्रीनशॉट दे देंगे आप, लिख लीजिएगा ना। हाँ वीडियो को तो देखना जरूरी है। वीडियो को तो देखना जरूरी है, देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तुम अब एगो वीडियो देखेगा अपने कहेगा कि सर जी यहाँ पे जो है ज़्यादा समझ गए, खुल के देखेगा। कल जो है वीडियो नहीं डाल पाए, इसके कारण क्या है, कल जो शूटिंग किए थे एडिट भी कर लिए 4-5 घंटा, लेकिन स्टोरेज कम था, जिसकी वजह से क्या किए डिलीट करने, स्टोरेज को डिलीट करने के लिए गए। स्टोरेज को डिलीट करने के चक्कर में वीडियो डिलीट हो गया। इतना परेशान में थे, बड़ा टेंशन वाला काम है। लोग को लगता है ना जो वीडियो बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन बड़ा मेहनत काम है, बहुत मेहनत, बहुत देखो क्या क्या टेंशन पड़ना पड़ता है। पहले तो वीडियो शूटिंग करना पड़ता है, क्या बोलना है उसके बारे में सोचना पड़ता है, और जब वीडियो एडिट करना पड़ता है, फिर वीडियो के अंदर में क्या छूट गया है, क्या गलतियाँ उसको चेक करना पड़ता है, फिर उसको एक्सपोर्ट कीजिए और फिर उसको यूट्यूब पर डालिए। यूट्यूब पर डालने के बाद फिर टेंशन लीजिए चलेगा कि नहीं चलेगा, कौन डिसलाइक हमारा इधर, देर का टेंशन है। तो जिस काम में ज़्यादा टेंशन है वही तो उन्नति का स्रोत है, वही तो आगे बढ़ने का स्रोत है, और दूसरा कोई तो स्रोत ही नहीं है। कहीं पर भी आपको ज़्यादा नोचर आ रहा है तो थोड़ा देर के लिए बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, फिर बाद में सोचे डिलीट हो गया, अच्छे हो गया, अब फिर से क्या करेंगे एडिट करेंगे, अब फिर से और बेहतर करेंगे। थोड़ा देर के लिए टेंशन में गए थे, पूरा डिप्रेशन में चले गए, यही 5-6 घंटा का मेहनत किया हुआ सब बर्बाद हो गया। फिर बाद में सोचे भगवान बेहतर किया, अब उसको और बेहतर करेंगे। जो करता है इसलिए अच्छा ही करता है। उस हर एक स्थिति में क्या सोचना चाहिए, सकारात्मक बात सोचना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग बुरे से बुरे स्थिति में भी सोचा जा सकता है, सच किया जा सकता है। तो त्रिघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध यही, शून्यकों के योग माइनस बी बटे ए, दो शून्यकों के गुणनफल के योग सी बटे ए, और सिर्फ कहेगा शून्यकों के गुणनफल तब माइनस डी बटे ए। त्रिघात बहुपद के अंदर में डी कांस्टेंट होता था, और द्विघात बहुपद के अंदर में सी कांस्टेंट होता था, और रैखिक बहुपद के अंदर में बी कांस्टेंट होता था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा ना। जैसे हम यहाँ पे बताए क्या कि इससे पहले हम बताए ना कि किसी भी द्विघात बहुपद के अंदर में अलग अलग द्विघात बहुपद को निकालेंगे तो अलग अलग तरह का शून्यक आएगा। तो शून्यक तो कोई भी मान सकते हैं, शून्यक किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन शून्यकों के योग हमेशा क्या होगा माइनस बी बटे ए होगा। ठीक उसी तरह से त्रिघात बहुपद के अंदर में भी इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब अल्फा बीटा गामा ये पैटर्न बना हुआ है, इसी पैटर्न पर चल रहे हैं। तुम भी जो पहले से खाई में जा रहा है वो तुम भी जाओ खाई में, ये पैटर्न बन गया, सब बच्चा खाई में जा रहा है तो तुम भी खाई में जाओ। इस तरह के पैटर्न को तोड़ना है। हम आपको क्या कह रहे हैं, आपको इस तरह से याद कीजिएगा। शून्यकों के योग किसके लिए ये लिख रहे हैं, तो त्रिघात बहुपद के लिख रहे हैं। ऊपर में लिख लीजिएगा त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा इसमें माइनस बी बटे ए, यहाँ पे लिखिए देते हैं। त्रिघात बहुपद के यानी तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद के
शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों की योग माइनस बी बटे ए, दो शून्यकों के गुणनफल का योग। हाँ रे, द्विघात में भी शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी बटा ए ही होता है। त्रिघात में भी, हाँ, तो त्रिघात और द्विघात दोनों में शून्यकों का योग, हाँ, द्विघात पढ़ाए थे। दो शून्यकों का गुणनफल का योग सी बटे ए, और सिर्फ कहेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो इसका लिखेंगे माइनस डी बट्टा ये। काम मार के कहाँ पे? ये लिख लीजिए ऐसे बाबू। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि ए बी सी किसी त्रिघात बहुपद के नहीं डिलीट करेंगे आप, लिखिए ना, देंगे लिखने का समय। 3 शून्यक है तो a इंटू बी इंटू सी का मान क्या होगा, और a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। ये पैटर्न को तोड़ना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को ही याद रखना है, उसको भी ध्यान में रखना है, और उसके कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना है। हमको त्रिघात बहुपद में ये ध्यान में रखना है, शून्यकों का योग माइनस बी बटे ए ना, यहाँ पे माइनस डी बटे ए है, माइनस डी बटे ए। हमको ये ध्यान में रखना है, कभी भी त्रिघात बहुपद के कोई भी शून्यक दे दे और उस स्थिति में गुणनफल पूछ रहा है तो हमेशा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, माइनस डी बटा ए, ये हो जाएगा। माइनस डी बटा ए है यहाँ पे, माइनस डी बटा ए है यहाँ पे, क्या है, माइनस डी बटा ए है। शून्यकों का योग हमेशा क्या होगा, शून्यकों का योग होगा हमेशा माइनस बी बटा ए। इसको ध्यान में रखना है। शून्य कोई भी हो सकता है, कुछ भी मान सकते हैं, बशर्ते शून्यकों का योग हमेशा त्रिघात बहुपद में और द्विघात बहुपद में दोनों में क्या होगा, माइनस बी बटा ए ही होगा। बात को समझिए। हाँ, दो गो में माइनस होगा, एगो शून्यकों के योग में, एगो शून्यकों के गुणनफल में। इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और तब आपको दिक्कत नहीं होगा। आज ये आपका लमसम में लगभग में आपका थ्योरी खत्म हो गया। व्हाट, इसको व्हाट लिखिए इसे, यान लिखिए ए इंटू बी इंटू सी का मान क्या होगा, तो ये क्या होगा, माइनस डी बटे ए ना। सिर्फ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पढ़ के नहीं जाना है, पी इंटू क्यू इंटू आर भी पढ़ के जाना है, सी इंटू डी इंटू आर भी पढ़ के जाना है। अगर तीनों गुणनफल, अगर तीनों शून्यक है, अगर तीनों शून्यक है तो उस स्थिति में तीनों का गुणनफल हमेशा माइनस डी बटा ए ही आएगा। अगर तीनों शून्यक है तो उस स्थिति में तीनों का योगफल हमेशा माइनस बी बटा ए ही आएगा। ज़रूरी नहीं है हमको अल्फे बीटे और गामे पढ़ के जाना है, लेकिन जनरली आपके एग्जाम में 99% पूछने की जो पैटर्न है, जो भेड़िया आसान है, सब खाई में जा रहा है तो वही खाई में तुमको भी जाना पड़ेगा ना। अगर उस तरह करेगा बात तब, उस तरह का बात नहीं रहेगा तो नहीं जाएंगे, हम जाएंगे खाई से ऊपर आसमान में। उसका मतलब क्या हुआ, अगर वो भेड़िया दशान जैसे पूछेगा तो भेड़िया दशान जवाब देंगे, अब भेड़िया दशान से कुछ अलग टाइप का पूछा ये सब वाला बात तो आसमान में जाएंगे, सब जाएगा भेड़िया दशान में, तुम आसमान में जाएगा, अच्छा से बना लेगा। तो वैद्युत अपघटन का मतलब समझा, विद्युत धारा के सहायता से किसी विलयन के अंदर में यौगिकों का टूटना, हम लिखा देंगे ना, इसकी शॉर्ट दे देंगे, आप देख लीजिएगा। वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघट्य, शुद्ध धातु क्या, विद्युत अपघटन प्रसंस्करण में किस चीज़ का बना होता है, तो शुद्ध धातु होता है कैथोड का और शुद्ध धातु एनोड का। वैसे धातु क्या होता है, धनावेशित, एनोड क्या होता है धनावेशित और कैथोड क्या होता है ऋणावेशित। एनोड को धनावेशित करना, कैथोड को ऋणावेशित करना, एनोड को धनावेशित, कैथोड को ऋणावेशित करना। जैसे मान के चलिए NaCl है ना, तो NaCl के अंदर में क्या करेंगे, अगर विद्युत धारा देंगे तो स्थिति में क्या हो जाएगा, विद्युत धारा दीजिएगा तो स्थिति में Na क्या है, पॉजिटिव कण है, पॉजिटिव चले जाएगा कहाँ पे
कैथोड पे चलेगा, नेगेटिव वाला पे, और अधातु चल जाएगा, नेगेटिव वाला चल जाएगा पॉजिटिव पे। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु कैथोड पर मुक्त होता है, अशुद्ध धातु एनोड पर मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करने के कारण से क्या होता है, चेंज इंटरचेंज कर जाता है, जिसके वजह से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु तो कैथोड मुक्त होता है, अशुद्ध धातु एनोड पर मुक्त होता है। इस तरह का क्वेश्चन ले है। क्या सोडियम क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम किस पर मुक्त होगा, तो कैथोड पर। क्यों मुक्त होगा? क्योंकि कैथोड ऋणावेशित है और सोडियम धातु है धनावेशित, धनावेशित ऋणावेशित के पास जाएगा ना। क्लोरीन किस पर मुक्त होगा, तो एनोड पर मुक्त होगा ना। इस तरह की बात ध्यान में रखेंगे। कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर किस पर मुक्त होगा, कॉपर धातु है, धातु कैथोड पर मुक्त होगा। और सल्फेट जो है, सल्फेट के बारे में पूछा ही नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो एनोड पर बोलेंगे, कैथोड तो होगा नहीं, क्योंकि शुद्ध धातु कैथोड पर मुक्त होता है ना। छोटी छोटी बातों को जानना है। और इन सारी बातों को यहाँ पे जो भी बात है लगेगा हमको 3-4 दिन अथी करने में, एडिट करने में ना। बहुत वीडियो शूटिंग हो गया है, और वीडियो देखिएगा तो लमसम हमको कहते हैं यहाँ क्या लमसम में 10-15 गुना फायदा होगा। अब मान के चलिए विद्युत अपघटनी के बारे में हम पढ़ाए, विद्युत अपघटन को समझाने से पहले हम विद्युत अपघट के बारे में चर्चा किए। तो विद्युत अपघटन का क्या क्या परिभाषा हो सकता है, क्या क्या किन किन रूपों में लिख सकते हैं, विद्युत अपघट को किन किन रूपों में डेफिनेशन दे सकते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, जो बोल रहे हैं सब उसको क्या करेंगे साइड में देते जाएंगे। यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर देते जाएंगे, आपको नोट्स बना लेना है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज का ये वीडियो यहीं भी समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।